बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1। लेक्चर नंबर 2। हम कौन सा कॉन्सेप्ट इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं? अकाउंटिंग हेड्स। हेडिंग बना लें। अकाउंटिंग हेड्स की बनी हुई है हेडिंग जी। नंबर 7 से शुरू करना है जी। नंबर 7। नंबर 1 जरा मुझे रिवाइज करवा दीजिए। कैपिटल। नंबर 2 ड्राइंग्स। नंबर 3 एसेट्स। नंबर 4 लायबिलिटीज। नंबर 5 परचेजेस। नंबर 6 परचेज रिटर्न। नंबर 7 सेल्स। लिखिए प्लीज। नंबर 7 सेल्स। फ्रेश पेज लेना बेटा। और कल सारी हेडिंग आपने फ्रेश पेज पे ही की थी ना, वो इंशाल्लाह यूज हो जाएंगे, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। सेल्स सुनिएगा। When business gives goods to customers for some price, this is known as sales. लिखें। When business gives goods to customers for some price, this is known as sales. जी बच्चों, जब बिजनेस खरीदी हुई गुड्स किसे दे दे? फॉर सम प्राइस, तो हम कहते हैं बिजनेस ने क्या की? सेल्स की। बिजनेस ने सेल्स की। अब गौर से सुनिएगा। लेट्स से कि ये बच्ची अकाउंटिंग की बुक लेकर चली गई, मैंने इसको सेल कर दी और पैसे ले लिए। थोड़ी देर के बाद ये बच्ची आ गई, ये बच्ची वापस आ गई और इसके हाथ में किताब है कबर की पहली रात, और कहती हो भाई किधर हो? मैंने आपसे अकाउंटिंग की बुक खरीदनी थी, तुमने मुझे बेच दी कबर की पहली रात। मौलाना कुछ अकल करो, ये बुक अपने पास रखो। मेरा असिस्टेंट देखने लगा, मैंने कहा यार बेची हुई किताब वापस आ गई, तो मैं इस बच्ची से बुक वापस ले लूंगा और इसके पैसे इसको वापस कर दूंगा। तो इसका मतलब बिजनेस में क्या हो गई? सेल रिटर्न हो गई। क्या हो गई? कल क्या सिखाया था? अब क्या हो गई? लिखिए सेल रिटर्न। जी न्यू पेज भाई, फ्रेश पेज। जब तक कोई शेख भाई मुझसे नाराज नहीं होगा, फ्रेश पेज ही यूज होंगे। सेल रिटर्न। व्हेन बिजनेस रिसीव्स बैक, व्हेन बिजनेस receives back goods from customer due to any reason, due to any reason, this is known as, जी बच्चों, this is known as sales return। इसको सेल्स रिटर्न कहते हैं।
कितने हो गए? 8 हो गए। नंबर 9 एक्सपेंसेस। नंबर 9 एक्सपेंसेस। बच्चों अगर हमारी कोई शॉप है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, कोई और बिजनेस है, तो क्या हमारे ऑफिस का बिजली का बिल आएगा? इसको कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अगर गैस का मीटर है तो गैस का बिल भी आएगा, गैस एक्सपेंसेस। और अगर टेलीफोन लगे हुए, टेलीफोन एक्सपेंसेस। बेटा ये पेंसिल ना करें। अगर मैंने कुछ सेल्समैन रखे हुए हैं तो उन्हें सैलरीज भी दूंगा, सैलरीज एक्सपेंस। और अगर मैं अपने स्टाफ को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देता हूं तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस। और अगर मैं अखबार में ऐड लगाता हूं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ठीक है। और अगर मेरा ऑफिस किराए पर है तो रेंट एक्सपेंस। तो कह सकता हूं बिजनेस अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए, बिजनेस अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए स्पेंडिंग करता है। क्या करता है? स्पेंडिंग करता है। इस स्पेंडिंग को क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस कहते हैं। लिखिए प्लीज, लिखिए प्लीज। स्पेंडिंग बाय द बिजनेस, स्पेंडिंग बाय द बिजनेस इन रनिंग इट्स बिजनेस ऑपरेशंस, ऑपरेशंस कर दीजिएगा, बिजनेस काट दीजिएगा। इन रनिंग इट्स ऑपरेशंस, स्पेंडिंग बाय द बिजनेस इन रनिंग, बोले, इट्स ऑपरेशंस इज नोन एज एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल rent expense, for example rent expense, salaries expense, traveling expense, etc. etc. और etc का मतलब क्या होता है? वगैरह वगैरह। कितने हो गए? 9। इन द लास्ट नॉट द लीस्ट, नंबर 10 अदर इनकम। अदर इनकम अदर इनकम। एक फ्रेश पेज पे आ जाए इससे आगे और उस पेज पर लिखें बिजनेस। अभी आ रहा हूं, अदर इनकम को ही एक्सप्लेन करने लगा हूं। बिजनेस, मेल स्टूडेंट्स ने सुना होगा, शायद बच्चियों ने भी सुना हो, अक्सर वर्ड यूज होता है साइड बिजनेस। क्या यूज होता है? अब इसको जरा प्रोफेशनली देख लेते हैं कि ये साइड बिजनेस क्या होता है। बेटा हर बिजनेस की एक होती है मेन एक्टिविटी और एक होती है सेकेंडरी एक्टिविटी। एक होती है मेन एक्टिविटी, एक होती है साइड एक्टिविटी, या एक होती है प्राइमरी एक्टिविटी और एक होती है, तो लिखें प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी लिख लिया, प्राइमरी एक्टिविटी। दूसरा क्या हो गया? सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी को टेक्निकली कहते हैं कोर एक्टिविटी। क्या कहते हैं? कोर एक्टिविटी। कोर एक्टिविटी
तो फिर सेकेंडरी एक्टिविटी को क्या कहेंगे? नॉन कोर एक्टिविटी। क्या कहेंगे? नॉन कोर एक्टिविटी। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस को रेलिवेंट रेगुलेटरी बॉडी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बताना पड़ता है कि ये मेरी मेन एक्टिविटी है और ये मेरी साइड एक्टिविटी, ये मेरी कोर एक्टिविटी है और ये मेरी नॉन कोर। राइस की कोर एक्टिविटी टीचिंग। अब राइस के बाद अगर 10 शॉप्स हैं और राइस ने वो किराए पर दी हुई हैं तो उसका किराया आएगा। तो ये कौन सी एक्टिविटी? नॉन कोर एक्टिविटी। तो कुछ इनकम आती है कोर एक्टिविटी से और कुछ इनकम आती है नॉन कोर एक्टिविटी से। बिजनेस को जो इनकम नॉन कोर एक्टिविटी से आती है उसको कहते हैं अदर इनकम। ये कॉपी कर लिया? अब अदर इनकम की डेफिनेशन लिखिए प्लीज। बेनिफिट टू बिजनेस, बेनिफिट टू बिजनेस from non-core activity, benefit to business from non-core activity is known as other income. For example, rental income of rice, rental income फॉर राइस। राइस की रेंटल इनकम राइस की अदर इनकम होगी। अब सुनिएगा, डॉक्टर हॉस्पिटल्स की कोर एक्टिविटी मेडिकल ट्रीटमेंट, और अगर उन्होंने मुख्तलिफ इवेंट कॉम्प्लेक्सेस को 100 जनरेटर किराए पे दिए हुए हैं तो उनसे जो किराया आ रहा होगा वो डॉक्टर हॉस्पिटल की नॉन कोर एक्टिविटी। क्लियर रहेगी बात? कितने हेड्स हो गए? 10 हो गए। जरा स्क्रीन पर देखिए प्लीज। पहला, सेकंड, देन मेरी बात गौर से सुनिएगा। प्ले ग्रुप में एक बच्चा हो और आज ही उसका एडमिशन हो तो उसकी मैडम उसको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सिखाएंगी। कितने? 26। अब ये बच्चा 5th क्लास में चला गया, इंग्लिश की क्लास में है, अल्फ़ाबेट्स 26, 10th में 26, FA, ग्रेजुएशन, मास्टर, MPhil, PhD, और फिर ये किताबें लिख रहा है, रिसर्च कर रहा है, वर्कशॉप्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में परफॉर्म कर रहा है। अल्फ़ाबेट्स कितने यूज़ करेगा? अच्छा, आज या अभी तुम्हारी अकाउंटिंग का स्टार्ट, पहली अकाउंटिंग कर रहे हो। कैफ में कितनी अकाउंटिंग सीखोगे? 4, CFAB में 2, MSA 1 में, MSA 2 में, और फिर जॉब पे जाके सारी जिंदगी अकाउंटिंग रहेगी। लेकिन जिंदगी में अकाउंटिंग हेड्स 10 से ज्यादा नहीं होंगे। इसका मतलब अगर ये 10 हेड्स सही समझ में आ गए तो स्टोरी हमारी ग्रिप में होगी। समझ गए? भूलोगे तो नहीं? तो इसका मतलब सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो इस वक्त हम कंडक्ट कर रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं। वंस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, एक दफा तुम्हारा कॉन्सेप्ट ठीक हो गया तो फिर अकाउंटिंग तुम्हें लाइफ में डिस्टर्ब नहीं करेगी। और तुम्हारी क्वालिफिकेशन का नाम क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इसका मतलब अकाउंटेंसी तुम्हारी लाइफ का अब इनएविटेबल पार्ट है। तो जिस चीज ने इनएविटेबल हो उसकी बेस बनाना बहुत जरूरी है बच्चों। समझ गए? एसेट वाले पेज पे दोबारा आ जाए। वो पेज जो मैंने ब्लैंक आपसे रखवाए थे मैं इस्तेमाल करने लगा हूं। जी बच्चों, बातें नहीं प्लीज, 5-7 दिन बातें ना करें, उसके बाद जितनी बातें करनी होंगी करना। क्यों? क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर चुका हूँ। शुरू की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए नोट करें। मैं भी आपसे मजाक नहीं कर रहा, इवन चाय का कप भी नहीं पी रहा हूँ।
क्यों? क्योंकि एक एक मिनट इस वक्त कीमती है। आपका ब्रेन सारी चीजों को यस करेगा, फिर हम रिलैक्स हो जाएंगे। क्या हेडिंग बनाई हुई थी? एसेट। उसी पेज में लिखें एसेट, सेंटर में लिखिएगा। शेख भाई खुश हुआ होगा, सुकून मिला होगा, शुक्र है यार सर ने पेज इस्तेमाल करवा लिया। कॉन्सेप्ट आए ना आए, पेज इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, शेखों ने माइंड नहीं करना, मजाक की बात है। जितना मैं मजाक करूं छोटे बहन भाइयों की तरह, ऐसे आप भी मेरे साथ मजाक कर सकते हैं, मैं भी मजाक दिया करूंगा, लेकिन वो मजाक नहीं जो लायानी हो, वो मजाक जो हल्का फुल्का घरों में भी चलता है। ठीक है, चलो एसेट। ओके सर, मैं तैयारी करता हूं। एसेट नॉन करंट एसेट। कौन सा एसेट? नॉन करंट एसेट। और दूसरी तरफ मेरे बच्चों करंट एसेट। करंट एसेट तो इसका मतलब आज से एसेट कितनी तरह के? दो। एक नॉन करंट और दूसरा करंट। नॉन करंट एसेट का बेटा एक और नाम होता है फिक्स्ड एसेट। कौन सा नाम होता है? फिक्स्ड एसेट। बच्चों, ऐसे एसेट जिनकी लाइफ ग्रेटर देन 1 ईयर हो, इनको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट। जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर हो, ऐसे एसेट को हम कहते हैं नॉन करंट एसेट। अगर किसी बिजनेस के पास जमीन है, प्लॉट है, तो उसकी लाइफ, अगर किसी बिजनेस की अपनी बिल्डिंग है, मोर देन 1 ईयर। किसी बिजनेस के पास जनरेटर है, मोर देन, इस तरह का मतलब इस तरह के एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से या जिनसे बेनिफिट हमें मल्टी इयर्स में मिले, उसे हम कहा करेंगे। इनमें कौन कौन सी एसेट्स होती हैं अभी सिखाऊंगा। तो अगर ऐसे एसेट हो जिनकी लाइफ इक्वल और लेस देन 1 ईयर हो, इन्हें कहेंगे, बोले, करंट एसेट। ऐसे एसेट जिनका फायदा विद इन 1 ईयर हमें मिल जाएगा, हम इंजॉय कर लेंगे उनका बेनिफिट विद इन 1 ईयर, तो ऐसे एसेट्स को बिजनेस की दुनिया में कहते हैं करंट एसेट। अच्छा बेटा, सारी जिंदगी तुम बायो पढ़ते रहे, फिजिक्स पढ़ते रहे, एफएससी करके जो बच्चे मैथ से आए हैं वो डेरिवेटिव पढ़ते रहे। कुछ चीजें हकीकत में नजर आती थी, नजर उन्हें देखती थी, लेकिन अक्सर साइंस के कॉन्सेप्ट्स हकीकी लाइफ में हमें नजर नहीं आते थे। होते होंगे लेकिन हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे। ये प्रोफेशन जो तुमने अडॉप्ट किया है, इस प्रोफेशन का एक एक लफ्ज, एक एक जुमला हकीकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। अब आप किसी भी दुनिया के बिजनेस की एग्जांपल ले लो, कुछ उनके पास होंगे और कुछ होंगे। अच्छा, जब मैं इनकी एग्जांपल्स लेकर आऊंगा आपको कि ओहो ये तो रियल लाइफ है भाई, ये सारे एसेट्स तो मेरे अब्बा जी के पास भी हैं, ये मेरे अंकल के पास भी हैं, सर वो बिजनेस करते हैं, उनके पास ये सारी चीजें हैं। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इस एज में तुम्हारे पास अभी ना ये है ना ये। बाइक भी बड़े भाई की है, उसे ऑफिस ने गाड़ी दे दी, उसने कहा जब मेरी बाइक तू इस्तेमाल कर ले। अक्सर वो पुलिस वाला भी कहता है किसके नाम पे? आप कहते हो बड़े भाई के नाम पे है। इसका मतलब तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है, आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, उम्मीद बाहर रख, साडा हक। नॉन करंट एसेट, और अगर लाइफ 1 साल से ज्यादा है और अगर एक लाइफ 1 साल या इससे कम है, तो अब मैं दोनों टाइप्स के एसेट्स की एग्जांपल लिखवाने लगा। पहला वर्ड लैंड। कौन सा एसेट होगा ये? नॉन करंट। बेटा पेंसिल ना करें प्लीज। प्रीमिसेस और प्रेमिसेस, प्रीमिसेस और
प्रेमिसेस। अब सुने ये क्या होता है। अगर आपके पास सिर्फ जमीन का टुकड़ा है, लास्ट बाय, या तो आप सीरियस हो या फिर भाई क्लास से छोड़ के चले जाएं, नॉन सीरियस एटीट्यूड से बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर सिर्फ आपके पास प्लॉट का पीस है तो ये क्या कहलाएगा? लैंड। मेल स्टूडेंट जानते हैं समटाइम प्लॉट के चारों तरफ चार दीवारी कर दी जाती है और एक मेन गेट भी लगा दिया जाता है। जब प्लॉट पे चार दीवारी कर दी जाए तो अब ये लैंड नहीं कहलाएगा, ये प्रीमिसेस और प्रेमिसेस कहलाएगा। तो खाली प्लॉट हो तो चार दीवारी हो गई तो, और अगर पूरी कंस्ट्रक्शन हो गई तो बिल्डिंग, फिर क्या कहलाएगा? बिल्डिंग। अब गौर से सुनिएगा, एक वर्ड बोलने लगा हूं, इसकी तीन हालतें होती हैं। इसकी कितनी हालतें होती हैं? तीन। अगर ये साइज में बहुत बड़ा हो जाए तो इसका नाम कुछ और होता है, अगर ये साइज में एवरेज हो तो इसका नाम कुछ और होता है, और अगर ये साइज में छोटू सा हो जाए, इत्तू सा हो जाए तो इसका नाम कुछ और होता है। करैक्टरिस्टिक वही होती है, साइज चेंज होने से नाम चेंज हो जाता है, और वो वर्ड है मशीन। क्या? मशीन। अब इस मशीन की तीन हालतें हैं। अगर ये वॉल्यूम में साइज में बहुत बड़ी है तो इसे कहते हैं प्लांट। क्या कहते हैं? प्लांट। बहुत बड़ी मशीन को, बहुत ही बड़ी मशीन, इतनी बड़ी मशीन कि अगर उसके चारों तरफ आप चक्कर लगाएं तो कई कनाल का पैदल सफर होता है। अब आप कहोगे छोड़ रहा है। हाँ, जब कैब करके आर्टिकल्स पे जाओगे और किसी कंपनी की फैक्ट्री में जाओगे और वो कहेंगे चले आए आज हम आपको अपनी फैक्ट्री का विजिट करवाते हैं, तो मेरे ये नन्हे मुन्ने बच्चे सिर्फ उस प्लांट का विजिट करते हुए थक जाएंगे। इतने बड़े बड़ी मशीन्स होती हैं। तो जो बहुत बड़ी मशीन हो वो प्लांट, और जो एवरेज साइज की हो वो मशीन, जो इससे जरा छोटी हो वो इक्विपमेंट। तो फिर इन तीनों की फैमिली एक ही है, मशीन। बहुत बड़ा साइज तो एवरेज साइज तो, और अगर छोटे साइज में तो सैंडविच मेकर इक्विपमेंट, माइक्रोवेव इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक केटल इक्विपमेंट, जनरेटर मशीन, एसी मशीन, क्रेन मशीन, और ये जो फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीन इंस्टॉल होती हैं उन्हें कहा जाता है प्लांट। प्लांट। मसलन वॉल्स, आइसक्रीम, हम यही समझ रहे होंगे यार एक छोटा सा बॉल होता होगा, उसमें आइसक्रीम बनाते होंगे और पैक हो जाती होगी। ये कमरा, साथ वाला कमरा, उससे साथ वाला कमरा, उससे साथ वाला कमरा, पीछे वाला कमरा, 2-2.5 कनाल की बिल्डिंग, इसका उन्होंने एक बड़ा सा पौंड बनाया होता है, तालाब बनाया होता है। सीढ़ी से वो नीचे जाते हैं, हजारों लाखों लीटर उसके अंदर मिल्क, बटर, चॉकलेट डालते हैं, फिर प्लांट को ऑन करते हैं, अब आइसक्रीम बन रही होती है, और उस एक रन से लाखों हजारों कोन्स, कॉर्निटो वगैरह बनती हैं। इसका मतलब उस मशीन को क्या कहेंगे? प्लांट कहेंगे बेटा, कि हमने प्लांट लगाया है। हमने क्या लगाया है? प्लांट लगाया। आगे चलो। हमारी यंग एज में, जब हम आपकी एज के थे और मीडियोकर फैमिली से थे, तो छोटी ईद आती थी तो अम्मा और बहनें और भाभियां क्या करती थी? सोफा उठाया यहां से उधर रख दिया, डाइनिंग उठाई यहां से इधर रख दी, और क्या कहते थे? घर की सेटिंग चेंज की है। बच्चियां जानती होंगी इस बात को, ठीक है। बड़ी ईद आती थी तो उनको उठा कर फिर दूसरी तरफ कर देते थे। मेहमान भी हमारे जैसा था, हम भी मेहमानों जैसे थे, बस एक दिल की ख्वाहिश पूरी होती थी कि घर की सेटिंग चेंज हुई है। आज की मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में अक्सर फर्नीचर दीवारों में या जमीन पे फिक्स हो जाता है। नए घर जो बन रहे हैं उसमें फ्रिज रखने की दीवार में एक
पहले से जगह बना दी जाती है। अब फ्रिज इधर ही है, ना इधर हो सकता है ना इधर हो सकता है। माइक्रोवेव की एक जगह फिक्स हो गई, सोफास और डाइनिंग टेबल्स फिक्स हो गए। बेंच पे तुम बैठे हो, जरा नीचे नजर करो, फिक्स है। तो फर्नीचर पुराने जमाने में फर्नीचर कहलाता था, नए जमाने में फिक्सचर एंड फिटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फिक्सचर एंड फिटिंग। अभी लिखवाता हूं। तो फिर पुराना वर्ड फर्नीचर, नया वर्ड फिक्सचर एंड फिटिंग। तुम मेल स्टूडेंट जानते हो, तुम्हारी गैदरिंग में एक दूसरे के नाम रखे हुए होते हैं, ये तुम्हारे आज के नाम हैं। कल को जब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे और सीईओ की सीट पे बैठे हुए होगे और तुम्हारा ये वाला दोस्त आएगा, तो सबसे पहले उसे क्या कहोगे? बंदे बड़े ना, चुप। अब वो आपको तंग करेगा, दसा दसा, हाँ उसे कहोगे यार खा और गाली, यार ये तेरे और मेरे पुराने अंदाज की जगह नहीं है। ठीक है भाई, समझ गए? ऐसे ही पुराने जमाने में फर्नीचर, नए जमाने में फिक्सचर है। लिखो बेटा फर्नीचर, फिर फिक्सचर, बच्चों बातें नहीं प्लीज, एंड फिटिंग्स, फिक्सचर एंड फिटिंग्स। इन तमाम एसेट्स की लाइफ, अच्छा, अगर आपके बिजनेस के पास कोई कार है, कोई वैन है, तो इनको कहा जाता है व्हीकल्स। क्या कहा जाता है? व्हीकल्स। हर ऑफिस में कंप्यूटर होता है तकरीबन, इसलिए कंप्यूटर की लाइफ भी क्या अज्यूम की जाती है? मोर देन 1 ईयर। ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं किसकी? नॉन करंट एसेट की। और अकाउंटिंग की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में अज्यूम किया जाता है कि इनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है। याद रहेगा बेटा? अच्छा, अब जो मैं लिखने लगा हूं करंट एसेट, ये वो चीजें हैं जो आप हकीकत में देखते रहते हैं। इधर की चीजें भी हकीकत में देखेंगे, लेकिन उनके कुछ टेक्निकल वर्ड हैं, वो टेक्निकल वर्ड इधर लिखूंगा, फिर बाद में उन्हें एक्सप्लेन करूंगा, परेशान नहीं होना। करंट एसेट में पहली क्लासिक एग्जांपल है स्टॉक की। किसकी? स्टॉक। बिजनेस की दुनिया में स्टॉक क्या होता है ये मैं सिखाऊंगा आपको। फिर डेटर, इसमें बी साइलेंट है, DEBTOR, डेटर, बी साइलेंट है बेटा। फिर कैश एट बैंक। व्हाट डू मीन बाय कैश एट बैंक? बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं, बैंक बैलेंस में जो पैसे हैं। फिर होता है कैश इन हैंड, जो बिजनेस की ड्रॉअर में कुछ थोड़ा बहुत कैश पड़ा हुआ है उसे कहते हैं कैश इन हैंड। यहां तक क्लियर? अब मुझे क्योंकि इन दो को एक्सप्लेन करना है, इसके लिए मैं वापस जाने लगा और मैं पहुंचने लगा परचेजेस वाले पेज पर। पहुंचे जरा परचेजेस के पेज पर प्लीज। परचेजेस, स्पीड तेज हो तो बच्चों बताना है प्लीज, ठीक है? स्लो पे नहीं बताना, वो इंशाल्लाह मैं खुद ही गियर चेंज करता रहूंगा और उसकी ज़रूरत नहीं आएगी। हमने बड़े टाइमली इसको शुरू किया है, अल्लाह ने चाहा तो इस सेशन में हमारा इंट्रो का भी कॉन्सेप्ट कवर होते जाएंगे और जो हमारा पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1, वो भी इसी में कवर हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है? परेशान नहीं होना, बस छुट्टी नहीं करनी। छुट्टी करेंगे ना तो कॉन्सेप्ट आपके मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। क्या हेडिंग थी वहां पर? परचेजेस। आ जाए भाई परचेजेस पर। दो विंग्स बना लीजिए परचेजेस के।
बना लिया बेटा। पहले को बच्चों कहेंगे कैश परचेजेस। क्या कहेंगे? कैश परचेजेस। और दूसरे को क्या कहेंगे? क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। कल गुड्स खरीदने गया था भाई, खरीदने गया था, और मैंने गुड्स खरीदी थी 20,000 रुपए की, यानी परचेज प्राइस कितनी बनी? 20,000 रुपए। 8,000 मैंने उसे कैश दे दिया। 8,000 मैंने उसे कैश दे दिया। 9,000 रुपए का मैंने उसे चेक दे दिया। इसका मतलब 8,000 की पेमेंट की कैश से और 9,000 की पेमेंट की बैंक से। चेक नहीं बोलना, किससे? बैंक से। कैश से पे करूं या बैंक से पे करूं, इन दोनों को कैश ही समझा जाता है। इन दोनों को कैश ही समझा। अच्छा, दो बातें आपने याद रखनी है अकाउंटिंग सीखते हुए, और ये सारी जिंदगी याद रखनी है। एक तो अकाउंटिंग सीखते हुए आप पाकिस्तान में नहीं है, आगे समझ बात। अकाउंटिंग सीखते हुए आप पाकिस्तान में नहीं है, और जब आप नॉन करंट एसेट खरीद रहे हैं तो चाइना का नहीं खरीद रहे हैं। समझ गए? क्योंकि चाइना की बड़ी से बड़ी चीज ले लें, दुकानदार कहते हैं भाई काउंटर पे चेक कर लो, बाहर निकले तो तुम जानो और चाइना जाने। तो एक तो तुम अकाउंटिंग सीखते हुए पाकिस्तान में नहीं हो, और दूसरा चाइना की चीजें नहीं खरीद रहे हो तुम। ये दो रूल याद रखने, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में तो चेक देने का मतलब है हमने क्लियर ही नहीं करवाना, बाउंस करवाना, ठीक है। और इंशाल्लाह का मतलब ये काम तो होना ही नहीं है, ठीक है। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है इंशाल्लाह उस काम के लिए करो जिसमें तुम्हारी नीयत है, ताकि अल्लाह मदद करे। अल्लाह हमें दीन दे दे इंशाल्लाह। दीन होगा तो दुनिया भी अल्लाह पाक इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। जी भाई, अगर मैं कैश से पेमेंट करूं या बैंक से पेमेंट करूं तो इसे क्या कहते हैं? कैश परचेजेस। परचेजेस आपको पता है क्या होती हैं? क्या होती हैं? गुड्स को रीसेल पर्पस के लिए खरीदने का नाम परचेजेस है। तो कभी परचेजेस कैश परचेजेस और कभी कैश परचेजेस का मतलब कैश दिया या बैंक दिया, चेक नहीं बोलना, कैश दिया या क्यों? क्योंकि जब मैंने करंट एसेट का नाम लिया है तो मैंने बैंक का वर्ड यूज किया है, चेक का वर्ड यूज। आइंदा से हम क्या बोला करेंगे? बैंक बोलेंगे। चेक लिखा भी होगा तो चेक पढ़ने के बाद जबान से बैंक बोलना। क्लियर? 8,000 और 9,000 कितने हो गए? 17,000। और खरीदारी की है 20,000 की। अब मैं उसको कह रहा हूं भाई 3,000, पेंसिल ना करें प्लीज, 3,000 मेरे पास अभी नहीं है, मैं पिछले 10 साल से तुम्हारे साथ बिजनेस डील कर रहा हूं, 3,000 का उधार कर लो, 3,000 का उधार कर लो। तो कह सकता हूं 3,000 की गुड्स मैंने उधार पर खरीदी, और जो उधार पर खरीदी उसे कहूंगा क्रेडिट परचेज। क्या कहूंगा? क्रेडिट परचेजेस। तो लिख लें, उधार खरीदारी को भाई, उधार खरीदारी को क्या कहते हैं? क्रेडिट परचेज। तो फिर नकद खरीदारी को, नकद खरीद को कैश परचेज कहते हैं। वर्ड कैश बोला जाएगा लेकिन इसमें बैंक भी शामिल है। अच्छा, अब ये सामने पार्टी जिससे मैंने 3,000 की उधार खरीद की है, क्रेडिट परचेजेस की हैं, उस पार्टी को क्रेडिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडिटर। अब सुनना, जिससे गुड्स खरीदता हूं उसे क्या कहते हैं भाई? उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सप्लायर। और जिससे उधार पर खरीदूं उस सप्लायर को क्रेडिटर कहते हैं। तो कह सकता हूं
हर सप्लायर क्रेडिटर नहीं होता, लेकिन हर क्रेडिटर सप्लायर होता है। जैसे हर चार्टर्ड अकाउंटेंट टीचर नहीं होता, लेकिन सीए की टीचिंग में अगर टीचर है, अकाउंटिंग टीच कर रहा है, तो वो टीचर भी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। लिखिए, क्रेडिट परचेजेस से एक कॉन्सेप्ट निकलेगा क्रेडिटर का। क्रेडिटर, इसको ट्रेड पेएबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेड पेएबल्स। जी, क्रेडिटर का ही दूसरा नाम ट्रेड पेएबल। A creditor is a person. A creditor is a person from whom, WHOM, क्या लिखा है? Creditor is a person from whom business has purchased goods on credit. Creditor is a person, आगे बोले, from whom business has purchased goods on credit. बिजनेस जिस पार्टी से उधार पर गुड्स खरीदता है, बिजनेस की दुनिया में उसे क्या कहा जाता है? क्रेडिटर। क्या कहा जाता है? क्रेडिटर। सोच के बताना, टेक योर टाइम। आहिस्ता आहिस्ता अब आपकी डिस्कशन 2 वे होना शुरू होगी, और मैं इसको जरा ग्रेजुअली लूंगा ताकि आपको बर्डन फील ना हो। क्रेडिटर एक एसेट होगा या एक लायबिलिटी बिजनेस के हिसाब से? शाबाश, वेल डन, गुड। अच्छा, एक और बात याद रखना, ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव। हमेशा किसके अंदाज से सोचोगे? बिजनेस के हिसाब से। क्योंकि अगर उस पार्टी के हिसाब से सोचोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्या हो जाओगे? हाँ, 20-25 क्लासेस होने दें, फिर मैं उसके अंदाज से भी सोचना सिखाऊंगा। अभी बिजनेस के हिसाब से, अगर बिजनेस ने उससे उधार पर खरीदारी की तो वो बिजनेस का क्रेडिटर है, और क्रेडिटर एक लायबिलिटी होगी। कह दूं उसे, यार 10 साल में पैसे दूंगा तुझे, नहीं मानेगा। क्या कहेगा? एक आधा महीना ले लो भाई, जब अगली खरीदारी करने आओ उससे पहले क्लियर कर देना। ठीक है, अब ये बात भी आगे चल के आ जाएगी। कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ लें भाई, यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ लें। आगे चल सकता हूं? परचेज रिटर्न वाले पेज पे आ जाए। परचेज रिटर्न, एक होगी कैश परचेज रिटर्न। क्या होगी? कैश परचेज रिटर्न। और एक होगी, बोलें जी, क्रेडिट परचेज रिटर्न। कैश परचेज रिटर्न और दूसरी बोले क्रेडिट परचेज रिटर्न। बात समझिएगा, कुछ गुड्स फॉल्टी हैं, डिफेक्टिव हैं, मेरी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है, तो क्या करूंगा? वापस करूंगा। अब देखना ये पड़ेगा कि इन्हें जब खरीदा था तो कैश पे खरीदा था या क्रेडिट पे। अज्यूम करता हूं मैंने कैश पे खरीदा था, तो जब मैं उस सप्लायर को उसकी गुड्स वापस करूंगा तो बिजनेस उससे अपना कैश वापस लेगा। और अगर मैंने उसे कल चेक दिया था, यानी बैंक दिया था, तो आज मुझे पैसे भी वापस बैंक के जरिए आएंगे। ये क्लियर है? अच्छा, कुछ बच्चे शुरू की क्लासेस में परेशान होते हैं, लगता है यार इसको कोई प्रॉब्लम है, ये इधर ही रहता है।
ठीक है, परचेज इधर सिखाऊंगा, सेल उधर सिखाऊंगा, फिक्स एसेट सामने सिखाऊंगा, एक्सपेंस और इनकम इधर सिखाऊंगा, ताकि सारी जिंदगी याद रहे कि ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, फिर इंशाल्लाह मिक्स नहीं होंगी। इधर परचेज पूरा कर लूं, कल उधर चला जाऊंगा, कभी कहो यार पता नहीं कौन इधर है। ठीक है, अब सुनो भाई, अगर मैंने वो गुड्स वापस की जिन्हें मैंने कैश पर खरीदा था, तो वापसी पे मुझे कैश मिलेगा या वापसी पे मुझे बैंक मिलेगा। ऐसी परचेज रिटर्न को कहते हैं कैश परचेज रिटर्न। तो इसमें जब हम चीजें वापस करेंगे तो बिजनेस को वापस क्या मिलेगा, कैश मिलेगा या बैंक मिलेगा। यानी जिस शक्ल में ओरिजिनल ट्रांजैक्शन होती है, रिटर्न भी उसी शक्ल में होगी, रिटर्न भी उसी शक्ल में होगी। अब कल कितनी खरीदारी क्रेडिट पर की थी, 3000 की, उनमें से 500 की गुड्स सही नहीं है। मैंने गुड्स उठाई और कहा भाई ये अपनी गुड्स ले लो। बिजनेस इसे कहेगा परचेज रिटर्न, कहेगा मैंने गुड्स उसे दे दी, अब मैं खड़ा हुआ हूं और क्या कह रहा हूं, कैश दे दो। उसने यूं घोरा, मैंने कहा चलो कैश ना दो, बैंक दे दो। उस सीट से खड़ा हो गया, मैंने कहा चलो ठीक है ठीक है। कहता है और अपने छोटू को आवाज देता है, छोटू। छोटू कहता है जी साहब। कहता है अंसारी का नाम रजिस्टर से 500 रुपए से कम कर दो। कितने से कम कर दो, 500 से। मैं इधर आता हूं, ये मेरा छोटू, मैं कहता हूं छोटू। मैं कहता है जी साहब। मैं कहता हूं यार क्रेडिटर के रजिस्टर में से कितने पैसे कम कर दो, 500 रुपए कम कर दो। टीचर का एक दफा ना बोलने का मतलब होता है टीचर आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। दोबारा बेल हुई तो आप भी जाएंगे, आपका मोबाइल भी जाएगा, कोई भी हो। अब दोबारा सुने, सारा लेक्चर आउट करवा दिया। जब मैंने 500 की गुड्स वापस की तो मैंने कौन सी रिटर्न की, क्रेडिट परचेज रिटर्न। कौन सी रिटर्न, क्रेडिट परचेज रिटर्न। जब वापिस आया तो मैंने अपने छोटू को क्या कहा कि भाई क्रेडिटर के रजिस्टर में से 500 रुपए कम कर दो। अब सुनिएगा बच्चों ध्यान से, आखिरी बात चल रही है। जब क्रेडिट परचेजेस करता हूं तो बिजनेस के क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ती है। और जब मैं क्रेडिट परचेज रिटर्न करता हूं तो क्रेडिटर कम होते हैं, लायबिलिटी कम होती है। तो कह सकता हूं बिजनेस की जब ट्रांजैक्शंस होती हैं तो कभी लायबिलिटी बढ़ती है और कभी लायबिलिटी कम होती है। मेरे साथ रहना, कभी एसेट कम होता है, कभी एसेट बढ़ता है। अच्छा, बिजनेस में आपने याद रखना है अप डाउन, बढ़ना कम होना नहीं, इंक्रीज डिक्रीज नहीं, अप। तो आज के लेक्चर के एंड पे एक बात सामने आ रही है कि बिजनेस के एसेट्स कभी और कभी, बिजनेस की लायबिलिटीज कभी और कभी। आगे सुनिए, ये हो गई परचेजेस। अब सेल्स के पेज पे आ जाए बेटा, बल्कि यहीं रुकें, यहीं रुकें, 5 मिनट है, टाइम कम है। इसके नीचे हेडिंग बनाएं स्टॉक की। ये जितना आपने परचेज रिटर्न किया है ना, यहां हेडिंग बनाएं स्टॉक की। स्टॉक, बना ली हेडिंग। अभी सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगा, बाकी कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह अपने बच्चों को कल दूंगा, ताकि आज बिल्कुल आखिरी 2-3 मिनट में ना चीजें कंफ्यूज ना हो। लिख लो, कल आएंगे तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड, UN unsold, unsold goods of a business are known as stock। वो चीजें भाई, वो चीजें
जो अभी तक सेल नहीं हुई उन्हें बिजनेस का क्या कहते हैं? अक्सर आप जानते हैं, बच्चियां भी अब क्योंकि शॉपिंग करती रहती हैं जानती हैं, हम किसी आउटलेट पे जाते हैं, उसे कहते हैं यार फरा डिज़ाइन फरा मॉडल दे दो। अब सारा कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन होती है, वो देखते हैं रैक में नज़र नहीं आती, तो फिर वो अपने असिस्टेंट से एक बात पूछता है, क्या स्टॉक में पड़ी हुई है क्या? अब वो सीनियर को कहता है सर ज़रा कंप्यूटर में चेक कर लें। वो कंप्यूटर की प्रेस करता है, डिज़ाइन नंबर प्रेस करता है, वो कहता है हाँ फला गोडाउन में फला रूम में 200 पीस उसके पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि वो अभी सेल नहीं हुए, क्योंकि जो चीज़ सेल हो जाती है वो स्टॉक में नहीं होती, और जो सेल नहीं होती वो हमेशा स्टॉक में रहती है। तो स्टॉक क्या है? अनसोल्ड गुड्स ऑफ अ बिजनेस। कल आऊंगा और फिर सिखाऊंगा कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा, यही आपका होमवर्क है। अभी मैं आपको सिर्फ लेक्चर की रिवीजन होमवर्क में दे रहा हूँ। इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम होमवर्क भी कर रहे होंगे कैलकुलेशंस का और क्लास वर्क भी कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।